बच्चों, आप लोग के लिए हमने यूनिट 1 जो है केमिस्ट्री का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था। इसका लेक्चर पहला देख लिए थे आप लोग, जो नहीं देखे देख लीजिएगा। अभी जो वीडियो दे रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक या कमेंट में। आज जो है रासायनिक संयोग का 5 नियम होता है, उस 5 में से 2 नियम की चर्चा हो गई थी। पदार्थ की अनश्वरता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। 3 और नियम होते हैं, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैस के गैसीय आयतन का नियम। आज हम तीनों नियम पे चर्चा करेंगे। तो लिखिए हेडिंग, गुणित अनुपात का नियम। फिर बात लिखिए, लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। इसका खोज किया था डाल्टन। किसने खोज किया था? जॉन डाल्टन। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। इसका खोज किसने किया था? डाल्टन ने किया था। अब डाल्टन ने इस नियम में यह बात कहा था कि जब 2 तत्व, मेरे साथ लिखना प्रारंभ कीजिए, जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनमें एक तत्व का निश्चित भार जो दूसरे तत्व के विभिन्न भार से संयोग करते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। दो तत्व परस्पर संयोग करें। स्थिर में था 2 तत्व परस्पर संयोग करके वहां एक ही यौगिक का चर्चा था, लेकिन यहां पर कह रहा है कि 2 तत्व यदि परस्पर संयोग करेगा, एक से ज्यादा यौगिक बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना, एक तत्व का निश्चित भार, दोनों से एक तत्व का भार क्या होगा? निश्चित होगा, और दूसरे का डिफरेंट होगा, तभी तो डिफरेंट टाइप का यौगिक बनेगा। जो दूसरे तत्व के विभिन्न भार से संयोग करते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। ठीक, ये बहुत आसान है। अब इस पर पहले सिंपल कुछ उदाहरण बताएंगे, फिर कुछ आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व, और दोनों के बारे में आप जानते हैं, भली भांति ढंग से जानते। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या तत्व बना सकते हैं? एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। एक बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एक बन गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन बन सकता है। एक तत्व का निश्चित भार, देखिए कार्बन यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो कार्बन एक ही है तो भार हो गया उसका 12। ऑक्सीजन का डिफरेंट है, क्यों है डिफरेंट? एक है 2, एक है 1। तो एक तत्व का क्या हुआ? निश्चित भार, दूसरे तत्व के विभिन्न भार से संयोग करता है। परस्पर किस अनुपात में होना चाहिए? सरल अनुपात। चेक करते हैं। यहाँ क्या किया हमने? CO2 में कार्बन बटे ऑक्सीजन किया। कार्बन 1 बार है, ऑक्सीजन 2, 16 दूनी अनुपात आया 4 से कटाया, 4 3 12, 4 8 32, 3 अनुपात 8 निश्चित है। इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड में भी चाहिए कार्बन बटे ऑक्सीजन। कार्बन 1 ऑक्सीजन में 1, कार्बन 1 का 12, ऑक्सीजन 1 का 16। अब का हो गया 4, 3 अनुपात 4।
अब पहला ऑक्साइड और दूसरे ऑक्साइड का रेशियो, पहला ऑक्साइड का रेशियो आया था 3/8 यानी 3:8 अनुपात को बटे कर, इसका आया 3/4। हल कीजिए, ये ऊपर जाएगा गुना, उल्टा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा 4/3, 3 का कहानी खत्म, 4 अनुपात कितना आया 1:2। सरल पूर्णांक है कि नहीं? एक तत्व का निश्चित भार, कार्बन का भार यहाँ भार है, यहाँ भी भार है, चूंकि एक ही कार्बन था। दूसरे तत्व का विभिन्न भार, एक का यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, 16 हो गया, एक यहाँ पर एक ही है, एक में कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका हम क्या समझेंगे। एक और उदाहरण, फिर हमने ऑक्साइड 1 का रेशियो और ऑक्साइड 2 का रेशियो निकाला और देखा कि वो कितना आ रहा है 1:2 यानी सरल पूर्णांक का। एक दूसरा प्रश्न, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही फेमस दोनों एलिमेंट है। क्या संबंध हो सकता है? एक तो यौगिक आप लोग के जीवन में तुरंत कहा गया होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड जल जिसको कहते हैं, एक बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो नहीं जानते जान लीजिए, जल के ही टाइप का होता है, जल के ही टाइप का ये हाइड्रोजन परऑक्साइड तो होता है, जिसका प्रयोग पहले के ज़माने में जो है बाल रंगाने में किया जाता था। एक आता था केमिकल प्रोडक्ट, उसमें ये हाइड्रोजन परऑक्साइड देख के मिला देता था, उसके बाद एक पेस्ट बन जाता था, पेस्ट से बाल को लगा देता था। अब तो दूसरा सिस्टम आ गया, तो वो था किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड, और यह पानी के जैसा ही लिक्विड होता है, ठीक, पानी के जैसा। इसमें करते हैं हाइड्रोजन, अंग्रेजी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो जाए, बटे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है जी, 2 है, एक का भार 1, 2 का कितना 2, ऑक्सीजन 1, अनुपात कितना हो गया 1 अनुपात। हाइड्रोजन परऑक्साइड में वही काम कीजिए जो इसमें किए हैं, हाइड्रोजन बटे हमने क्या किया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन 1 का 1, 2 का 2, ऑक्सीजन 1 का 16, 2 का 32 अनुपात, एक अनुपात 16, ऑक्साइड 1 बटे ऑक्साइड 2, 1/8, इसका 1/16 ऊपर चला गया, कितना आया 2:1, दिख रहा है सबको, आया कि सरल पूर्णांक अनुपात। तो कहा आपने, फिर से सुनिए स्टेटमेंट को, फिर आ जाते हैं, ठीक। कहता है जब 2 तत्व, कितना एलिमेंट होना चाहिए 2, खोज किसने किया डाल्टन ने, गुणित अनुपात के नियम का खोज किसने किया है डाल्टन ने किया। जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें एक तत्व का निश्चित भार जो दूसरे तत्व के विभिन्न भार से संयोग करते हैं, एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व का विभिन्न भार, दोनों में देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसका जब अनुपात निकाला जाएगा दोनों का, तो अनुपात कैसा होना चाहिए, परस्पर सरल अनुपात होता है। अनुपात कैसा होना चाहिए, सरल पूर्णांक में अनुपात होना चाहिए। अब इसको जो है आप लिख लीजिएगा, पॉज करके हम जाएंगे, पॉज करके लिख लीजिएगा। कहेगा सर क्या इतना आसान सवाल है? सवाल आपको थोड़ा सा इस पर डिफरेंट टाइप का आएगा, ठीक है, प्रूव करने के लिए आएगा। एक आंकड़ा दिया रहेगा और कहेगा कि गुणित अनुपात नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। जो साथ साथ लिख रहे हैं कहीं को टेंशन नहीं, उतार ही लेंगे, जो नहीं लिख पाते भट रहे हैं उसके बाद आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बाद में उतार लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लिया आप लोग। चलिए अब आगे चलते, इस पे सवाल न्यूमेरिकल किस टाइप का है, आंकड़ा किस टाइप का दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, साथ ही साथ इसको लिखते जाइए और साथ ही साथ इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, या फिर हमको लिखने दीजिए, सॉल्व करने दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके H2O तथा H2O2 बनाते हैं। जल और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड तो बताए थे। H2O में
88.89% ऑक्सीजन तथा H2O2 में 94.12% ऑक्सीजन है। सिद्ध करें कि ये आंकड़े गुणित अनुपात नियम का आपको जो ये दिया हुआ है आंकड़ा, उससे आपको प्रूव करना है कि ये दिया हुआ आंकड़ा गुणित अनुपात नियम, यानी दोनों का ऑक्साइड का बाद में रेशियो निकालिएगा, आना चाहिए सरल पूर्णांक, आगे आप कह देंगे गुणित अनुपात नियम का पालन करता है। ऐसा नहीं हुआ कहेंगे गुणित अनुपात नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए पॉज करके या लिख लीजिए सॉल्यूशन करके। ठीक, सॉल्यूशन करके ध्यान से देखिए। अब आपको जो है सीखना है कैसे हम लिखें। हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके बना सकता है जल, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकता है, ये माना हुआ बात है, आप लोग जानते हैं। दोनों को अलग अलग कॉलम करके बनाते हैं, आसान है। चलिए मान लेते हैं H2O की मात्रा कितनी, 100 ग्राम। कहिएगा सर क्यों माने 100 ग्राम, कल भी कहा, जो कल नहीं देखे आज देख लीजिए, आज सुनिए। यदि प्रतिशत मात्रा दी हुई हो तो टोटल जो है यौगिक उसके भार को मानना है 100, क्योंकि 100 ही वैसी संख्या है जिसका जितना प्रतिशत कहेगा आंसर उतना ही आएगा। 100 का 5% 5 ही आएगा, 100 का 10% 10 ही आएगा, 100 का 88.89 उतना ही आएगा, 100 का 94.1 उतना ही आएगा। 100 मानना है तो 100 मान लेते हैं जल को, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी कितना मान लेते हैं, 100। इसमें ऑक्सीजन कितना दिया है, 88.89%। हमने कहा है जितना प्रतिशत उतने आंसर। ऑक्सीजन का पहले कितना हो गया, 88.89 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन यह 94.12%, ऑक्सीजन हो गया 94। आई बात समझ में। जल में है 88.89%, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिए, और H2O2 पे है 94.12%। कहिएगा सर आप तो बोले हैं गुणित अनुपात नियम में तत्व भार के विचार से, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड में मैंने जल में जल का निकला है ऑक्सीजन, तो जल में खाली ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है ना, हाइड्रोजन का पहले निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनता है जल, एक का भार दिया है 88.89, और हाइड्रोजन मिलके होना चाहिए 100, तो घटा के निकाल लेंगे। मैंने 2 आदमी मिलके बनाया है 17, एक आदमी के पास 7 है, दूसरा आदमी 10 है, कैसे निकाले 10, 17 में 7। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाता है जल, जानते हैं। एक ऑक्सीजन निकले तो हाइड्रोजन कैसे निकले, 100 में घटा दीजिए, घटा पॉइंट कर दीजिए, 10 में 9 गया 1, 9 गया 1, ठीक है। कई बार निकाल दीजिए, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। तत्व भार के विचार से कीजिए, यहां कर देते हैं ऑक्सीजन बटे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आपका 88.89 है, और हाइड्रोजन आपका 1.1 है। 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, लगभग मान निकालिएगा, लिखिएगा लगभग 8:1 हो गया। इसमें भी कीजिए वही काम। हाँ ध्यान रखिएगा, उधर ऑक्सीजन ऊपर देंगे, इधर भी ऑक्सीजन ऊपर देंगे। लेकिन विद्यार्थी गलती क्या कर देता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भार ऊपर में कर दिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया, आंसर मिल ही नहीं रहा है। सर जी आंकड़ा गलत है, अरे आंकड़ा गलत नहीं, तुमने लिखा गलत है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर इधर भी ऑक्सीजन देना है। ठीक, ऑक्सीजन इसमें कितना, 94.12 5.88। 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, इसको सॉल्व कीजिएगा।
16:1 आएगा लगभग, ये 8 के लगभग 8 पॉइंट समथिंग। तो आप इसको जो है घर में कैलकुलेटर से मत कीजिएगा, हाथ से ही कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको जरूरत कैलकुलेटर तो देगा नहीं, आपको जरूरत देगा आपका हाथ, आपका दिमाग। फिर करते हैं वही काम, ऑक्साइड 1 बटा ऑक्साइड 2, 8/1 16/1, 8 दूनी 16, 1:2 आया सरल पूर्णांक। लिखेंगे चूंकि ये एक सरल पूर्णांक है, अतः ये आंकड़े जो दिया है आपको क्वेश्चन में, ये आंकड़ा दिया हुआ है, अतः ये आंकड़े गुणित अनुपात नियम का पालन करते हैं। दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम अगले वीडियो में जो है चर्चा कर देंगे, या सवाल बचेगा तो हम अगले वीडियो में चर्चा कर देंगे या आपको भेज देंगे पर्सनली। दिक्कत यदि नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, आप इसको हम हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए तब आगे बढ़िएगा। अरे छोड़ दीजिएगा तो वह छूटा हुआ ही रह जाता है ना। अंग्रेजी में कहावत सुने होंगे, स्टिच एट ए टाइम सेव्स नाइन। यदि मान लीजिए कोई चीज फट जाए उसको उसी समय सी लीजिए, कम टका लगेगा, छोड़ दीजिए फटते फटते फट जाएगा ना, 16 टका लगेगा, 9 टका लगेगा। इसलिए जो है जब इसको पास करके लिख ही लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके धरिए मत, पास करके लिख लीजिए, ठीक है, बट रहे। चलिए अब हम लोग चलते हैं रासायनिक संयोग के चौथे नियम में। चौथा नियम लिखाए थे व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तब है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसका खोज पहले हम जान लीजिए किसने किया। इसका खोज किया था रिचर्ड। खोज किसने किया था? रिचर्ड। और इसका स्टेटमेंट देखिए, ढेरी विद्यार्थी कहेगा सर जी हम नहीं पढ़ेंगे, इतना बड़ा स्टेटमेंट याद करने में तो बहुत साल लग जाएगा। समझ जाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, जो नहीं समझा हुआ चीज रहता है ना, वो टेंशन का बात होता है, इतना बड़ा लिखा दिया, तो समझाते हुए चले जाएंगे इसको, ठीक है, आसानी। ए और बी दो तत्व के भारों का अनुपात, दो को कोई तत्व लेते साथ साथ इसको एग्जाम्पल करवाते जाएंगे तो आपको जो है भारी कम लगेगा। अदरवाइज ढेरी को इतना बड़ा देखेगा, कहेगा अब हम नहीं लेंगे असाइन, अब आगे नहीं पढ़ेंगे। अरे पहला यूनिट है, अभी मत हार मानो, देखो तो पहले, ठीक है, पहले देखिए, नहीं होगा फिर देखा जाए, फिर और आसान करेंगे, ठीक। ए और बी दो तत्व के भारों का अनुपात, दो को तत्व अपने हिसाब से कोई ले लीजिए। एग्जाम्पल हम साथ साथ करवाते जाते हैं, क्योंकि बहुत विद्यार्थी लग रहा है सर बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट हो गया, समझ में नहीं आया, ठीक है, इसलिए इसके स्टेटमेंट के साथ साथ एग्जाम्पल को ले चल रहे, ठीक है। अगर त्रिभुज बना के लिखते, तीन को भुजा होता है ना, यहाँ भी तीन तत्व है, ए बी सी। ए के रूप में रखते हैं कार्बन को, बी के रूप में रखते हैं ऑक्सीजन को, और सी के रूप में चुना कर दो, ठीक है, और सी के रूप में लिखते हैं ऑक्सीजन को। पहले दो को लिखना था, दो को लिखे ए और बी, लिखे ए के रूप में कार्बन को, बी के रूप में लिखे सल्फर को। दो तत्व के भारों का अनुपात, तो कार्बन और सल्फर के बीच में जो है आप एक यौगिक बनाइए पहले। तो कार्बन का वैलेंसी 4, सल्फर का 2 दूनी 4, कोना को लिखना सीधा। 9वीं क्लास में पढ़े थे संयोजकता को विपरीत और बन गया यौगिक, संयोजकता को विपरीत और बन गया यौगिक, बना कार्बन डाइसल्फाइड। चलते हैं सॉल्यूशन इसका, पहले देख लीजिए कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन का भार बटे सल्फर का भार, इतना अंग्रेजी हो जाएगा। कार्बन CrP1 सल्फर CrP2, कार्बन एक है, बार है, ऑक्सीजन 2, सल्फर 2 है, एक का 32, 2 का कितना हो गया 64। रेशियो निकालिए, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 16 चौका 64।
ए के रूप में कार्बन, बी के रूप में सल्फर, दोनों का किसी यौगिक में हमने रेशियो निकाल लिया, आया 3:1। कोई दिक्कत? अब कहता है जिसमें वे दोनों तत्व अलग अलग, अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ और सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ, ए वाला भी सी के साथ, बी वाला भी सी के साथ, यौगिक पहले बनाइए फिर रेशियो निकालिए। कार्बन ऑक्सीजन CO2, सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। सी के स्थिर भार से संयोग करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ जो तीसरा तत्व लिए ऑक्सीजन, इसका स्थिर भार है कि नहीं? यहाँ भी 2 है, 16 दूनी 32, यहाँ भी 2 है, 16 दूनी 32, स्थिर भार से संयोग किया तो 2 यौगिक बनाया, एक बनाया कार्बन डाइसल्फाइड यानी ए भी लिए हैं आप, ठीक है। चलिए अब CO2 में यानी आपने AC लिया है, एक बार AC एक बार BC, ये दोनों मिलके एक रेशियो, ये दोनों मिलके एक रेशियो। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन ऊपर रखे थे तो यहाँ भी कार्बन ऊपर, ऑक्सीजन नीचे, कार्बन 1 है 12, ऑक्सीजन 2 है, 16 दूनी 32, ऑक्सीजन का भार 1 का होता है 16, CO2 में 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32, तो अनुपात हो गया 4 3 12 4 8 3:8, ऐसे निकलेगा। अब बी का सी के साथ, बी का सी के साथ अलग अलग कराएंगे, तो बी का सी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना है, यानी BC में चल रहे हैं, तो यहां सल्फर ऊपर गया, ऑक्सीजन नीचे, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नीचे था, यहां भी नीचे। सल्फर 1 है 32, ऑक्सीजन 2 को 16 दूनी 32, 1:, ये दोनों मिला के एक रेशियो, यानी AC और BC मिला के एक रेशियो 3/8 1/1, 3/, ठीक है। अब कहता है कि या तो क्या होना चाहिए वही रहता है, अनुपात के कहाँ हुआ, फिर भी गलत नहीं है। फिर उसने यह भी कहा है या उनका क्या होता है, सरल अपवर्त्य होता है। देखिए 8 का अपवर्त्य होता है 900, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, सरल अपवर्त्य हो गया। अब बहुत सारे सवाल में ऐसा भी मिलेगा कि उसका क्या होगा, डायरेक्ट अनुपात बड़ा होगा। फिर से समझाते, बड़ा है ए और बी 2 तत्व के भार का अनुपात, ए और बी के रूप में लिखा हमने कार्बन और सल्फर को, एक यौगिक लिखा उससे मिलके कार्बन डाइसल्फाइड CH2, उसमें कार्बन और सल्फर का रेशियो निकालना। कार्बन 1 है 12, ऑक्सीजन सल्फर 2 है 32, 1 का होता है 2 का 64 हो गया। फिर कहा कि जिसमें वे दोनों तत्व अलग अलग, तीसरे तत्व सी के निश्चित भार से संयोग करते हैं, सी के रूप में लिखा हमने ऑक्सीजन को, ए का भी सी से संयोग करवाया, ए के रूप में कार्बन सी के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग कार्बन डाइऑक्साइड, बी का भी सी के साथ संयोग करवाया, सल्फर ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों मिला के एक रेशियो जैसे गुणित अनुपात में निकालते थे, ये आपका स्थिर होगा, ये दोनों मिलकर गुणित होंगे, ऐसे सोचो आसान हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, स्थिर अनुपात का नियम जो कल वाला लेक्चर में बताए थे, ये दोनों मिलकर क्या निकाले, गुणित अनुपात का नियम जो आज के लेक्चर में निकाले। ये दोनों का रेशियो निकाला जब तो देखा समान तो नहीं है लेकिन क्या है, अपवर्त्य है, 8 और 16 क्या है, अपवर्त्य है। तो ये नियम का क्या करता है, पुष्टि करता है। इसको आप उतार लीजिए पॉज करके। और सवाल जो इसमें आया हुआ है किताब में वो बहुत ही आसान है, आंकड़ा जो है वह बहुत ही जो है, चलिए आंकड़ा जो दिया हुआ है उस आधार पे जो है सवाल को एक बना देंगे, एक डिफरेंट टाइप का सवाल, ठीक है। ये तो सामान्य सा सवाल है, इसको उतार लीजिए पॉज करके, हम पॉज करके आप उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उस सवाल भी दिखा देंगे, ठीक है, उतारिए। चलिए अब इससे संबंधित जो है एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे चलिए। टॉपिक वाइज कम से कम एक न्यूमेरिकल जरूर करना है। यदि मान लीजिए सवाल आपके पास है तो एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पूछना होगा कमेंट में, तब बताएंगे। कम से कम 1-2 जरूर करना है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन की मात्रा दी हुई है 27.27% और 15.79%। और एक और यौगिक है सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें 50% सल्फर है। सिद्ध करें कि ये आंकड़े व्युत्क्रम अनुपात नियम की पुष्टि करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है
कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन की मात्रा दी हुई है। तीन तत्व है कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड यहां लिखा हमने, कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं। ठीक है, पहले ए बी का रेशियो निकालना, यानी SO2 का निकाल लीजिए पहले। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें करते हैं सल्फर बटे ऑक्सीजन। सल्फर 1 है 32, ऑक्सीजन भी 2 है, 32, एक अनुपात 1। लग तो रहा है कि यही काम खत्म हो गया है, एक अनुपात 1 तो सबका होता है सरल पर, फिर भी देख लेते हैं आगे क्या होता है। फिर चलिए एसी में, एसी मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, यानी सल्फर यहाँ ऊपर में रखा है, हमने यहाँ सल्फर को ऊपर में रखेंगे और कार्बन को क्या करेंगे नीचे। कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन की मात्रा है 15.75। कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन आपका है 15.79, सल्फर हो गया 100 में घटाव कर लेंगे 15.79 को 84.21 हो गया, 84.21 बटे 15.79 पॉइंट उड़ा दीजिएगा, 8421 बटे 1500। हम हिंट देके छोड़ेंगे, गुना भाग आपको करना है। ठीक है, एक रेशियो आ गया, कोई टेंशन नहीं लेना। एसी निकल गया, एक बार बीसी निकाल, बीसी कार्बन डाइऑक्साइड चलते हैं, बीसी चला हमने, कार्बन नीचे, यहां भी कार्बन नीचे तो ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन बटे कार्बन चला गया। ऑक्सीजन, लेकिन ये मात्रा तो दी हुई है 27.27% किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड में चलते हैं, कार्बन आपका है 27.27, ऑक्सीजन प्रतिशत मात्रा में 100 में घटा करके निकालेंगे, 100 में घटा कर 100 9 3 गया 72.73। ऑक्सीजन आपका हो गया 72.73, यह आपका हो गया 27.27 पॉइंट बढ़ा दिए, 72 73 बटा 27 27। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, एसी बटे बीसी, एक काम कर रहे हैं करने के लिए मात्र एसी यानी ये वाला रेशियो या डायरेक्ट लिख देते हैं, कर ही लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं। एसी बटे क्या करना है बीसी, दशमलव के 2 स्थान तक इसका मान निकाल लीजिएगा, दशमलव के 2 स्थान तक क्या कीजिएगा इसका मान निकाल लीजिएगा, फिर इन दोनों को क्या कीजिएगा एक रेशियो बना लीजिएगा। रेशियो निश्चित रूप से बोल रहे हैं क्या आएगा, या तो बराबर आएगा या तो क्या होगा सरल अनुपात। फिर समझिए, 3 तत्व लिया, सल्फर ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड और CO2, ये दोनों में कार्बन का मात्रा दिया था, कार्बन की मात्रा से हमने एक में सल्फर का मात्रा एक में ऑक्सीजन का मात्रा निकाली, इसको एसी माना इसको बीसी माना, ये दोनों मिला के रेशियो निकालना, और एक रेशियो जो सल्फर और डाइऑक्साइड में था सल्फर और ऑक्सीजन का, उससे एक रेशियो निकालना, वह तो 1:1 50% है, तो आधा भाग इसका क्या है सल्फर, आधा भाग क्या है ऑक्सीजन, अनुपात 1:1 सरल प्रति होगा ही होगा, ये भी टेंशन नहीं लेगा। अब इसका एक रेशियो जो है दशमलव के 2 स्थान तक निकाल दीजिएगा, निश्चित रूप से मान क्या होगा बराबर होगा, अदरवाइज क्या होगा इसका सरल अपवर्ती होगा, बराबर होगा अदरवाइज क्या होगा सरल अपवर्ती होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिखिए, हट जाते हैं उतार लिए। अब आपका रासायनिक संयोग का लास्ट नियम चलेगा, बहुत हल्का है, 5वां नियम गैलियस के गैसीय आयतन का नियम, गैलियस के गैसीय आयतन का नियम, गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नाम से ही लग रहा है, नियम से ही लग रहा है, किसका खोज किसने किया था, प्रतिपादन गैलियस ने किया था।
गैलिसक के गैसीय आयतन का नियम नाम से स्पष्ट है, गैलिसक ने खोज किया। बहुत आसान है। लास्ट नियम है रासायनिक संयोग का, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब गैलिसक के गैसीय आयतन का नियम इस बात को कहता है, गैसीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले, लिखते जा रहे साथ साथ, गैसीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, कोई भी अभिक्रिया है तो अभिकारक होगा, एवं प्रतिफल, प्रतिफल भी होगा, के आयतनों का अनुपात सरल पूर्णांक होता है। क्या होता है? सरल पूर्णांक, ठीक है। तो गैसीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया कोई भी होगा तो अभिकारक और प्रतिफल ही, भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्रतिफलों के आयतनों का अनुपात क्या होता है? सरल पूर्णांक होता है। अब पहले यह जान लीजिए गैसीय अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसा अभिक्रिया जिसका अभिकारक भी गैस हो और प्रतिफल भी गैस हो,